मुख्यमंत्री अयोध्या क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल में पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक और टॉपिक है शायद पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पार्टीज। तो ये दो तीन टॉपिक हैं, इनको आज अपन कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं सिलेबस में आज यही है कि नहीं। हाँ, यही टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तो यदि हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है। आज देखो, हो सकता है आपको नॉइस आए, क्योंकि ये हमारा जो माइक था उसका रिसीवर गुम गया है। एक जो सैनिटाइजर का माइक था उसका रिसीवर गुम गया है। कल तक दूसरा पंगा ये थोड़ा है, जो माइक यूज कर रहा हूँ शायद ये कोई अबूजा है या किसी और कंपनी का है, जिसका इतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं आता है। और जो माइक था उसका रिसीवर कहीं उससे गुम गया है, तो मिल नहीं रहा है, नया मंगवाया है, ठीक है। तो वो आता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज़ को। चलो अब बात करते हैं। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि ये जो है यूनियन के इलेक्शन और स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है इनको पीसफुली कंडक्ट कराना। क्या है? फ्रीली और पीसफुली क्या है? कंडक्ट कराना, ठीक है ना। इसकी ये बात, ठीक है। और यदि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये जो है वो इलेक्शन कराती है। वो किस किस के इलेक्शन कराती है तो देखोगे यदि आप, तो ये लोकसभा और इसका क्या बोले राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके इलेक्शन कराती है, ठीक है। और बोले तो कुछ चीज़ें जो हैं, यही एक अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हाँ बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पहली चीज देखो,
पहला पॉइंट लिखना, राष्ट्रीय चुनाव आयोग राष्ट्रीय चुनाव आयोग स्थापना बताया। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। कब? 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी तौर पर अगर लिखना चाहो, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता? मतदाता दिवस। लिखना चाहो इसी उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात हो गई। अगर हम एक बात करें, ये क्या क्या काम करती है, ये क्या क्या काम करती है? तो इसके बारे में देखें, तो ये जो काम करती है, ये जो काम करती है, इसके क्या है? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, चुनाव करवाती है, ठीक है। और ये हो गया, एक तो ये हाईलाइटेड है इसके बारे में। और लिखना चाहो तो ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन ही कराती है। इसके इलेक्शन जो है अपन देख रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें हम बता देते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो देख लेते हैं। तो ठीक है,
अगला देखना, संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध, संविधान में कौन कौन से उपबंध हैं? तो भाग 14, क्या सॉरी भाग 15, कौन सा? भाग 15 में बात की गई है कौन से? आर्टिकल 324 से 329। संविधान के भाग 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग का क्या है? है। अब इसमें आर्टिकल जो है ना 324 क्या कहता है, 325 क्या कहता है, 326 क्या कहता है और 327 क्या कहता है, 328 क्या कहता है। तो बात करें तो 324 आर्टिकल है तो वो डायरेक्शन देता है कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, विजिट इन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और आर्टिकल 325 में बात की जाती है कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात की जाती है कि वो व्यक्ति रेस रिलीजियस के आधार पर उसे चुनाव यानी उसकी बात की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या, आर्टिकल 326 में जो बात की जाती है वो काय की बात की जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वैध मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है ना। और आर्टिकल 327 में जो बात की जाती है वो काय की बात की जाती है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों से संबंधित उपबंध कराने की संसद की शक्तियाँ, ठीक है। आर्टिकल 328 में बात की जाएगी किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंध में उपबंध कराने के लिए उस विधानमंडल की शक्तियाँ। और निर्वाचन संबंधी 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है, ठीक है ना। तो बात करें तो आपको आर्टिकल कौन से, इन आर्टिकलों को पढ़ लेना है। आर्टिकल 324 में बात की जाती है क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया PCI की बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और जो क्या करेगा कि डायरेक्शन करेगा, रेगुलेट करेगा इसे, यानी जो इलेक्शन की बात हमने बताई है उसके बारे में सुपरविजन करेगा, डायरेक्शन कंट्रोल, ठीक है। इसकी बात की जाती है कि अब बात की जाती है कि आर्टिकल 325 की तरह क्या, आर्टिकल
325 के तहत बात की जाती है कि किसी व्यक्ति को उसके धर्म, वंश और इसके आधार पर, यानी धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने, किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर चुनाव, जैसे एक व्यक्ति को कोई चुनाव लड़ना है, क्या है, यानी चुनाव लड़ना है, तो उसे या मतलब इलेक्टोरल रोल बोले तो उसे बोले तो मतदाता सूची में चुनाव, उसे क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं, उसे बोलते निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। चुनाव नियमावली क्या बोलते हैं, चुनाव मतदाता नामावली, मतदाता नामावली में शामिल होने के लिए अपात्र घोषित भी किया जाएगा। ठीक है, बात की जाएगी आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में बात की जाती है, की बात की जाती है, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जाती है कि जो 18 साल है ना, क्या है, 18 साल का है कि कोई व्यक्ति भारत में यदि 18 साल का है तो वो किसके लिए, वो इलेक्शन में वोट कर सकता है। किसके लिए वोट कर सकता है, वो लोकसभा के लिए वोट कर सकता है और इसे यानी विधानसभा के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में भी क्या है, वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो लिखना चाहो इसे क्या बोलते, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अधिकार है। ठीक है, इसमें एक बात की जाती है, पहले ये जो था 21 साल था, 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 18 वर्ष कर दिया। ये बात की जाती है। और 327 में बात की जाती है कि पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट है ना, वो कुछ प्रोविजन कर सकती है, जो कुछ नियम बना सकती है लेजिस्लेचर के इलेक्शन को रिलेटेड। ठीक है, और फिर जो है आर्टिकल 327 में किसकी बात की जाती है, उसमें बात की जाती है कि पार्लियामेंट क्या बना देगी, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग क्या कोई नियम बना सकती है। फिर बात करें आर्टिकल 328
328 में लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना वो रूल बना सकती है उस राज्य के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर रूल बना सकती है स्टेट के लिए, ये बात की आती है। और बात करें और एक और आर्टिकल बचा है जिसको बोले तो आर्टिकल 329 में बात की गई है कि इलेक्शन की मैटरों में जुडिशरी क्या नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इन मैटरों में तो ठीक है बार टू इंटरफेरेंस बाय बार टू इंटरफेरेंस वाया कोर्ट, ठीक है। और काय के मैटर में इन इलेक्ट्रॉल मैटर, ठीक है, ये बात की जाती है, ये संवैधानिक प्रोविजन है। अब बात करें कि काय के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अभी तो अपन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख लिए, जैसे इसका काम क्या है। अगली चीज़ यदि हम देखें कि ये जो बॉडी है ना, क्या है ये जो बॉडी है ना, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका टेन्योर कौन होता है, इसके कमिश्नर, पहले कितने मेंबर बॉडी थी, आज कितने मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर, ठीक है। तो इसको जो अपॉइंट करता है ना वो कौन करता है, वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और तो यदि हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, इसके को क्या करता है, यानी कंस्ट्रक्ट करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा हमने चीज मिस कर दी, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर आप पॉइंट पॉइंट देख लेंगे इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन चीज़ें रहती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने देखा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये ओरिजिनली जो थी तो वो ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, क्या है, वन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ये कब तक हुआ, तो ये जो है ना एक बिल इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आता है शायद 89 का है, उसके तहत मल्टी मेंबर बॉडी बना दी है, क्या मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई है। और इसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और बाकी जो होंगे वो कौन होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दो जो होंगे वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और जो क्या नाम से इनको जो हेल्प करेंगे, मतलब इसकी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा ना, उसकी क्या करेंगे कि हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसका जो टाइम टू टाइम जो रहेगा, और बात की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेल कंसिस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन सच एज अ नंबर अदर इलेक्शन कमीशन इफ एनी एज प्रेसिडेंट में फर्स्ट टाइम टू टाइम फिक्स। तो ये बात की जाती है कि इसमें यदि और सदस्यों की बात जो जोड़ने की जाती है वो बाया प्रेसिडेंट की सहायता से चीफ इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम रिकमेंड करता रहेगा। और तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लिखना
प्रारंभ में यह एक सदस्यीय निकाय, हाँ पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखना इसे बोले, क्या बोले कि के आधार पर, यानी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के तहत चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 के तहत 1989 के तहत चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1900 के तहत इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। लिखना चाहो तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान स्थिति लिखना एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्त जिनकी ये तो हो गई वर्तमान में कितने, वर्तमान में अगर सदस्यों की बात करें तो कितने, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, एक ये होगा, ये चीज होगी। तो इसमें बात की जाती है कि देखो, और जो बात की जाती है, क्या बात की जाती है कि इनके ये तो स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर की बात हम बात करें कि अपॉइंटमेंट देखो, अगला नियुक्ति एवं क्या बोले तो नियुक्ति एवं पदावली। कार्यकालीन पदावली एवं इनकी नियुक्ति और कार्य को लिखना इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव अन्य चुनाव आयुक्त इन्हें बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इसे बोलते हैं हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अन्य चुनाव आयुक्तों की ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इनकी पदावधि के बारे में लिखना चाहो
इनका कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष और क्या 65 वर्ष होता। इनमें से जो भी पहले हो, इनमें जो पहले 6 वर्ष हो, इसका मतलब ये नहीं, देखो यदि एक व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो वो कितने साल रहेगा? केवल 3 साल रहेगा। समझ में आ रहा? एक व्यक्ति सपोज करो कि वो बना कितने, वो बना 55 ईयर में, तो 55 ईयर में बनेगा तो 6 साल रहेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगली बात करें तो क्या बात करें कि सैलरी एंड कंडीशन जो सर्विसेज है ना, वो इक्विवेलेंट होती हैं किसके? वो होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। देख लेना, वेतन एवं अन्य सेवाएं, वेतन एवं अन्य सेवाएं, वेतन एवं अन्य सेवाएं देखना इसके वो होती हैं मुख्य, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। तो ये इसके हमने इसके अकॉर्डिंग अब देखोगे ये जो है ना, इसको हटाने की बात की जाए, ये तो कार्यकाल होगा। अब इसके कार्यकाल के बाद इसको हटाने की बात की जाए तो हटाने ये व्यक्ति किसी भी समय क्या दे सकता है? रिजाइन दे सकता है, और इसे किसी भी समय क्या है? हटाया जा सकता है। ये हटाया केस ओनली थ्रू रिमूवल सिमिलर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या है, इसमें लिख लेना इसे। ये क्या देखा था अभी? अभी अपन ने देखा था अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। अब देखो रिमूवल हटाना, हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उसमें लिख दिया कि कभी भी क्या त्याग पत्र तथा किसी भी समय हटाया जा सकता है। किसी भी समय हटाया जा सकता है। और बात करें कहीं कि किस आधार पर, तो लिख देना जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
उसी भांति हटाया जाता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है। और इसमें है ना और अन्य अन्य उपाय इलेक्शन कमिश्नर अन्य इलेक्शन कमिश्नरों को चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो पार्लियामेंट के अंदर आता है, ये पार्लियामेंट जो बताती है, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद देखो कि ये जो है ना बात करें तो इसके कार्य क्या है, तो इसको हटाना हो गए, इसके कुछ कार्य होते हैं, कार्य देख के स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेंगे। कार्य से मैंने बता दिया, पहला है देश में लोकसभा राज्य एक चुनाव कराना, एक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव कराना। और क्या काम करती है, राज्य विधान सभाओं में चुनाव कराना। किसी पार्टी को क्या राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करना, किसी पार्टी को राज्य की पार्टी का दर्जा प्रदान करना। चुनाव के समय देश में शांति एवं फ्री चुनाव कराना। सिंबल लेना, राष्ट्रीय एवं
राजकीय पार्टियों को सिंबल क्या बोलेंगे, प्रतीक प्रदान करना। आचार संहिता, आचार संहिता लागू करना। दुनिया अभी बहुत सारे काम हैं, इसके काम के बारे में ये बात की जाती है गाय की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जितनी बातें थी मैंने बता दी। अब देखो मैं बता रहा हूँ अगली चीज है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो देखिए अब देखो चलो वो अगला टॉपिक देख लीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसे बोले तो राज्य चुनाव आयोग। अब मैं बात करूं कि राज्य चुनाव आयोग की बात करूं तो राज्य चुनाव आयोग की बात यदि की जाए तो इसका जो उल्लेख मिलेगा दो जगह। अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम कराता है, ये भी एक कैसी ऑटोनॉमस और कैसी है, एक स्वतंत्र एवं कैसा संवैधानिक निकाय है जो काम कराता है। लिखना चाहो तो लिख दो, कुछ दो चार लाइनें इसके बारे में लिखता हूँ, लिखो। यह एक स्वतंत्र एवं कैसा संवैधानिक निकाय, ठीक है, जो पंचायत एवं नगर निकायों के चुनाव, ठीक है। अब हम बात करें संविधान में इसकी प्रोविजन, यानी संविधान उत्पन्न की बात की जाएगी तो पहली चीज जो है संविधान के उपबंध में
वो कौन सी चीज मिलेगी? तो लिखना संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में ग्राम पंचायतों के चुनाव संबंधी क्या है? ठीक है। अगला पॉइंट लिखना संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? तो लिखना जो ZA है, क्या ZA अनुच्छेद 243 ZA में ग्राम पंचायतों के नगर निकायों की चुनाव संबंधी क्या बनेगा? की बात की जाती है कायदे की बात की जाती है। यदि आपको एक और चीज़ें लिखना हो तो ये जो चीज़ है कि ये कब आया था, क्या आया था, तो दो बॉडी यहाँ यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है ना, ये दो बॉडी इंडक्ट की गई थी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट की गई थी। किसके लिए? ये यानी स्टेट गवर्नमेंट ने 1992 के बाद दो बॉडी तो क्या होगा? 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इससे संबंधित लिखना पंचायत और शेड्यूल लिखना चाहो तो क्या लिखेगा? ये लिखना आगे जाके आपको जब पढ़ाएंगे उसमें सब बता देंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत ही एलिबरेटेड तरीके से, जैसे अर्बन बॉडी ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अब वही चीज़ें हैं जैसे मैंने बता दिया है इनके टेन्योर के बारे में, तो इनका टेन्योर जो होगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? उस लेवल पर राष्ट्रपति, तो इस लेवल पर राज्यपाल करता है। ठीक है, इनके काम क्या है? इनके काम जो है ना, इनके जो काम है वो क्या काम है? राज्यों में चुनाव कराना उनके काम वो है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे ना तो हम क्या है और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने क्या बता दिया, राज्य चुनाव आयोग बता दिया, इसके टेन्योर के बारे में, सर्विसेज के बारे में जो है ना वो गवर्नर क्या है यानी इसको नियुक्त करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद देखोगे तो क्या बचा, आज का टॉपिक जो है इलेक्शन कमीशन हो गया पूरा। ठीक है, अब है कोई जैसे तो अगला टॉपिक क्या है, देख लेते हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखो तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग हो गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, और इसके बाद देखो हाँ, तो बात की जाती है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, वो उनका नाम है ज्ञानेश, क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार। और इनके साथ जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुखविंदर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। ये जो बैठे हुए हैं इमेज में, ये जो बैठे हैं ज्ञानेश, और ये जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं सुखविंदर सिंह, और ये जो बैठे हुए हैं वो कौन है, वो है डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है ना। और ये राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश में तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है भूपेल सिंघल, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम है A.K. श्रीवास्तव और राजमणि पांडे। ठीक है, ये कुछ एडिशनल जानकारी है। अगला टॉपिक जो है वो यहाँ से देखिए, वो है नेशनल पार्टी। क्या है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ठीक है, अभी देखोगे तो इससे पहले 8 या देखोगे तो कुछ अभी देखो गुजरात के इलेक्शन के बाद 9 पार्टियां हो गई थी, अब वर्तमान में 6 पार्टियां बची हैं। ठीक है ना। तो इसकी बात यदि अपन कर लेते हैं, क्या इसकी बात कर लेते हैं कि कोई पार्टी कब स्टेट पार्टी बनेगी, कब वो बनेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं आपको जैसे अगर मैं उस हिसाब से बताऊं कि पार्टियां कितने प्रकार की होती हैं, पार्टियों की आइडियोलॉजी के प्रकार से, संरचना के आधार पर क्या होती, कि जैसे एक पार्टी होती है वो लेफ्ट विंग होती है, राइट विंग होती है, फार लेफ्ट होती है, फार राइट होती है। तो अगर मैं बोलूँ विचारधारा के हिसाब से किस प्रकार से, तो मैं आपको थोड़ा 5 मिनट बता देता हूँ, फिर मैं आपको वो तो रटने वाली चीज़ है जो है लिखना चाहता हूँ कि विचारधारा के आधार पर पार्टी। अब देखो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा लेफ्ट विंग और राइट विंग। ठीक है, लेफ्टिस्ट जिसे बोले तो जिसे बोलते शायद वामपंथी, और एक होते राइटिस्ट।
जिसे बोलते हैं दक्षिणपंथी। ये जो कॉन्सेप्ट आया ये आया फ्रांस से। कहाँ से आया? फ्रांस से आया। लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, जैसे वामपंथी और वामवादी और दक्षिणवादी, ये जो होती है ना पार्टियां, ये जो कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आया? फ्रांस से आया। अब देखोगे ये हुआ इसमें कि यहाँ पे एक किंग था, ठीक है, इस व्यक्ति के जो दाईं ओर बैठे थे, क्या जो दाईं ओर बैठे थे वो क्या कहलाए? दक्षिणपंथी। जो बाईं ओर बैठे थे वामपंथी। अब इनकी कुछ जो आइडियोलॉजी थी, इनके विचार थे, वो कैसे थे? अलग अलग थे। ये जो व्यक्ति है ना, वो कैसे व्यक्ति है? ये जो रखते हैं, इनकी जो थिंकिंग होती है वो होते हैं लिबरल। कैसे? लिबरल होते हैं। ये फंडामेंटल इसकी बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मेड, और बात करें ये लोग जो होते हैं ये परंपरागत, जैसे रूढ़िवादी होते हैं, मेटिव होते हैं, जिसे बोलें तो रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है। अब देखोगे यानी इसी में देखा जाए तो एक फार लेफ्ट और फार राइट होता, क्या होता? फार लेफ्ट और फार राइट होता है। कुछ पार्टियां जो देखोगे, ये क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, तो मैं इतना आपको बता नहीं रहा हूँ कि कुछ पार्टियां हैं, तो पार्टियों के प्रकार यदि गवर्नेंस के आधार पर जाएंगे तो इस प्रकार मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो पार्टियां होती हैं, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पार्टियां हम देखेंगे तो 3 प्रकार की मिलेगी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय पार्टी मिलेगी, और राजकीय पार्टी मिलेगी, और एक मिलेगी क्षेत्रीय पार्टी। क्या मिलेगी? क्षेत्रीय पार्टी। ये जो होती हैं 3 पार्टियां के, तो इस आधार पर देखो, यानी जैसे यदि हम बात करें कांग्रेस कैसी है? वो लेफ्टिस्ट है, और जो बीजेपी है वो कैसी है? वो राइटिस्ट है। और इसी में यदि हम बात करें तो नंबर के हिसाब से, इसकी संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, जैसे एक दलीय पार्टी, जैसे एक दलीय पार्टी, जैसे चाइना में एक दलीय पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और तो इसमें आप एक ही पार्टी है, ठीक है, एक ही पार्टी है। अब जैसे द्विदलीय पार्टी, द्विदलीय पार्टी, देखो ये जो है ना, इसमें आपको कोई चांस नहीं रहता कि आप वोट करिए, एक उसी दल का व्यक्ति चुन के जाएगा, ठीक है। और द्विदलीय पार्टी में 2 पार्टी हैं, जैसे प्रमुख, जैसे द्विदलीय कॉन्सेप्ट देखोगे तो यूएसए में आपको क्या मिलेगा? डेमोक्रेट पार्टी मिलेगी, रिपब्लिकन पार्टी मिलेगी। वहीं अगर कहाँ यूके में जाओगे तो आपको 2 ही पार्टी मिलेंगी, लेबर पार्टी मिलेगी और एक कौन सी पार्टी मिलेगी, यानी जिसे बोलते लेबर, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। और तीसरा जो है ना, वो कैसा है? बहुदलीय। क्या है? बहुदलीय पार्टी। बहुदलीय पार्टी में देखोगे तो यहाँ बहुत सारे दल मिलेंगे। क्या है? इसमें ये होता है कि एक पार्टी, जैसे एक द्विदलीय में एक फायदा होती है, एक दलीय ठीक नहीं रहता, जैसे डेमोक्रेसी के लिए। बहुदलीय, द्विदलीय में होता है कि 2 पार्टियां हैं, एक में मेजोरिटी कोई, दूसरे में अपना क्या है, यानी अपनी मेजोरिटी बनाई। यहाँ बहुदलीय में क्या होगा कि बहुत सारे दल होंगे, कैसी सरकार होगी? ये जो सरकार होगी ना, वो कैसी होगी? कोalition की गवर्नमेंट होगी, जैसे वर्तमान में अभी क्या है, अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो कोalition की गवर्नमेंट है, बहुत सारे दल एक साथ, ठीक है ना। एक अब जो एक और होती है चौथी, जिसे बोलते एक
एक संप्रभुत्व दलीय पार्टी, इसके अंदर जैसे एक बहुत सारी पार्टियां हैं तो, लेकिन उनके पास वोटिंग परसेंटेज क्या नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके पास वोटिंग परसेंटेज जो है ना, इस पार्टी के पास नंबर ऑफ सीट कैसे आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो एक जो दल है ना वो संप्रभुत्व है, ये चीज़ है, वो आपके इस काम की है नहीं, वो गवर्नेंस का पार्ट है। तो उसको यानी जो जिन लोगों का क्या PSIR जो होगा ना उसके लिए है। आप देखो कि जैसे मैंने कुछ चीज़ें तो बता दी, कुछ और होती हैं। कापिस जो होता है, सेस होता है, सेल होता है, वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखोगे तो राष्ट्रीय पार्टी क्या है। अब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी तो कैसे मतलब घोषित होगी, तो जो है ना राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो 2-3 शर्तें रखता है। क्या है वो 3 शर्तें रखता है, लिखना। हेडिंग देना, राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के लिए क्या शर्तें। अब ये जो शर्तें हैं ना, इनका निर्धारण, ये शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो शर्तें निर्धारित करता है कौन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग। क्या करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। अब देखोगे तो क्या काम करता है, अब लिख देना इसमें, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एवं चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह पुस्तक 2019, पुस्तक 2019 के तहत क्या होगा, देखो, तहत किसी राजनीतिक दल को, तहत किसी राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तभी दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा तभी दिया जाएगा जब शर्तें क्या करें, पूरी करें। पहली शर्त देखना कौन सी है, इसमें पहली शर्त है क्या है कि कोई पार्टी है ना 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या है राज्य पार्टी हो सकती, लिखना। चार या उससे अधिक राज्यों में राजकीय पार्टी, क्या राज्य पार्टी, राज्य पार्टी क्या हो,
घोषित, ये अंडरलाइन कर लेना, 4 या 4 से अधिक राज्यों। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उम्मीदवारों में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का कितना 6%, क्या यानी कुल मतों का इन्होंने 6%, कितना 6% मत प्राप्त किए हों। ठीक है, नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, या फिर लोकसभा में उनके कितने 4 सांसद चुन लिए गए, कितने 4 सांसद चुन लिए गए, देख लेना, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में उनके उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट कहाँ मिले होंगे, नवीन लोकसभा या कहाँ विधान सभा। ठीक है, और या लिख देना विधानसभा में, या फिर लिख देना या पिछले चुनाव में 4 क्या जीते हों, 4 सांसद जीते हों, 4 सांसद जीते। ये कंडीशन होगी। एक और कंडीशन है, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की सीटों में से कम 2% सीटें जीती हैं। देखना, कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कितनी 2% जीती हो। ये 3 कंडीशनें होती हैं। यदि कोई पार्टी इन 3 कंडीशनों में से एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, यदि उस पार्टी ने ऐसा नहीं किया तो उसका दर्जा छीन भी सकता है। ठीक है, अभी देखोगे 2018-19 तक देखोगे तो कितनी 9 पार्टियां होंगी, कितनी 9 राष्ट्रीय दल हुए थे। आज वर्तमान स्थिति देखा जाए तो कितनी, अब मात्र कितनी बची हैं, अब मात्र 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा आगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, एक तो होंगे राष्ट्रीय, अब देखो अब एक है राजकीय पार्टी घोषित। ठीक है, तो लिखना, तो इसको करता कौन है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिखना, राज्य पार्टी घोषित होने के लिए शर्तें, राज्य पार्टी घोषित होने के लिए क्या
राज्य पार्टी घोषित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? तो देखो, पहली शर्त ये है कि यदि वह संबंधित राज्य विधानसभा में यानी आम चुनाव में डाले गए मतों का कितना 6% वोट मिले हो, साथ ही क्या हुआ हो, और वह उसी राज्य में कितने जो एमएलए हैं राज्य एमएलए की 2 सीटें जीत लेता है, साथ ही क्या कर लेता 2 सीटें जीत लेता है। देखना इसमें देखो संबंधित से लिखा संबंधित राज्य संबंधित राज्य विधानसभा संबंधित राज्य विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% मत प्लस क्या साथ उसी राज्य में दो एमएलए सीटें जीते। पहली कंडीशन है। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है कि वह लोकसभा के आम चुनाव में क्या कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा की 1 सीट जीते। क्या देखना, और वो किसकी बात हो रही है? वो बात हो रही है वह राज्य जो लोकसभा के आम चुनाव में कुल मतों का क्या जीते, यानी 6% मत प्राप्त करे, उसी राज्य से क्या है वह उसी राज्य से 1 लोकसभा की देखना वह राज्य में लोकसभा के आम चुनाव में वैध मतों का क्या 6% मत प्राप्त करे प्लस क्या करे उसी राज्य में 1 लोकसभा की सीट जीते। 1 लोकसभा की क्या जीते सीट जीते। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है कि जब राज्य विधानसभा के आम चुनाव हों तो एमएलए जो है ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की 3% सीटें जीतता है, या विधानसभा में क्या 3 सीटें जीतती जो भी अधिक हो, ठीक है। तो देखो वह संबंधित राज्य विधानसभा सभा की आम चुनाव में 3% कितनी 3% जीते या क्या करे, या वो विधानसभा में विधानसभा में 3 एमएलए जीते। क्या जीते? 3
3 सीटें हैं, जो भी सारा होता है, जो भी क्या हो सारा ये 3 कंडीशन है वो, ठीक है। इसके लिए ठीक है, अब ये है एक और 2 कंडीशन और है, वह संबंधित राज्य में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों क्या प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी अंश से एक सीट जीतता है। देखना, वह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में प्रत्येक 25 सीटों या उसके अंश में से एक प्रतिशत यानी कि और ये कंडीशन क्या है। एक और कंडीशन है, यदि उस राज्य से लोकसभा या राज्य लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में कुल वैध मतों का कितना 8% वोट मिलेगा। राज्य से क्या लिखना कितना उसे राज्य से लोकसभा या राज्य लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में कुल वैध मतों का कितना 8% मत मिले तो क्या बन सकती है, राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जा सकती है। इतनी शर्तें जो बताई हैं, इसकी लगभग 6 शर्तें होंगी, ठीक है, 5 या 6, ठीक है, 5 शर्तें हैं राज्य पार्टी होने के लिए और 3 शर्तें हैं क्या, ये राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान में क्या है कि देश के अंदर कितनी राष्ट्रीय पार्टी है। तो देखोगे तो आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना 2012 में हुई, 2023 में से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अब देखोगे तो नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में हुई, जून 2019 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 1980-84 के बीच में इसे क्या मिला, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। 1984 में एक पार्टी बनी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, 2004 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अब देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, 1968 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का क्या मिला, दर्जा मिला। 1964 में इसकी क्या हुई, एक जो एनसीपीएम जिसे बोलते हैं नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, और जो है इसकी स्थापना हुई थी कब, 1964 में, उसे 1968 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अभी वर्तमान में कितनी, जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं
अब देखोगे, ये देखोगे तो इसे 2024 में, कब 2023-24 में 3 पार्टियों से क्या है, ये जो है ना जो एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से क्या है, ये क्या छीन लिया गया है राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि इनके पास जो वोटिंग परसेंटेज 6% से उनके राज्यों में क्या था, कम था, इसलिए अभी हट चुके हैं। ठीक है, और कुछ और बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की जो संख्या है 1 है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, मलकापुर, बहुजन समाजवादी पार्टी का, भारतीय समाजवादी पार्टी का साइकिल, राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा, राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का मकई और दराती, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, मार्क्सिस्ट हथौड़ा दराती, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक शेर, ऑल इंडिया मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिम पतन, आम आदमी पार्टी झाड़ू। और देखो इनके सिंबल यहाँ होंगे, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, और नेशनल पार्टी का रुख है, इनका फूल है, इनका हाथी है, और ये पंजाब है, और इनका ये हंसिया और ठीक है। आज जो टॉपिक थे मैंने आपको सारे टॉपिक क्या कर दिए, कंक्लूड कर दिए। देखिए तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में पढ़ाया। ये जो टॉपिक था आज यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। हो सकता है आज की आवाज़ आपको बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि जो हमारा माइक था वो रिसीवर घूम गया। आप लोग सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि माइक मिल जाए। ठीक है, माइक मिल जाएगा तो आवाज़ साफ आएगी, और नहीं मिलेगा तो फिर यही हॉर्न की आवाज़ भी सुननी पड़ेगी। ठीक।